बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाज़ेस लॉ की डिफरेंट एप्लीकेशंस को। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गाज़ेस लॉ को डिस्कस किया था। गाज़ेस लॉ था क्या? गाज़ेस लॉ स्टेट करता था कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, गाज़ेस लॉ ये स्टेट करता था कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस हो तो उस क्लोज सरफेस में से जो पास करने वाला फ्लक्स होगा, लेट्स से ये कोई एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद है, तो इस क्लोज सरफेस में से जो पास करने वाला फ्लक्स है, ये फ्लक्स बराबर होगा 1 by epsilon naught टाइम टू द टोटल चार्ज enclosed by that closed surface। ठीक है, इस स्टेटमेंट को हमने क्या कहा था? गाज़ेस लॉ कहा था। अब गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं? आज के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम गाज़ेस लॉ को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे गाज़ेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। बेसिकली गाज़ेस लॉ डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, देखिए गाज़ेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास? स्टेटमेंट ये थी कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये गाज़ेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब देखें डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। बाज़-औक़ात हमारे पास जो हैं वो चार्जेस डिफरेंट शेप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास लेट्स से कि चार्जेस एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अगर चार्जेस एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर चार्जेस सिर्फ एक ही डायमेंशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक लाइन है, पॉजिटिव चार्जेस ये हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद है कि ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस एक ही जगह पे जमा हो गए, बल्कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी एक जैसा इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, सेपरेशन इनकी होमोजीनियस है। ठीक है, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन के लॉन्ग है, इसलिए ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ऐसी सिचुएशन में हम जो डेंसिटी लेते हैं चार्जेस की, ऐसी डेंसिटी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चार्जेस की डेंसिटी ली जाती है, ऐसी डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा के साथ इंडिकेट किया जाता है। लेमडा तो आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर वेवलेंथ के लिए भी इंडिकेट करते थे। यहाँ पे हमने नोटेशन इसके लिए लेमडा ले ली और लेमडा को साथ इंडिकेट भी कर दिया कि ये चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नोटेशन लेंगे उस नोटेशन को साथ रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा कि ये नोटेशन हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। जैसे आपके पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी आप नॉर्मली किसी भी चीज़ की डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही है, वो आपके पास डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम चार्जेस की डेंसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफैक्ट हमें ये बात बताती है कि कितने चार्जेस यूनिट लेंथ के अंदर मौजूद हैं। फर्ज कर लें यूनिट लेंथ के अंदर 10 चार्जेस हों
और यूनिट लेंथ के अंदर 10 के बजाय अगर 100 चार्जेस हों तो आप कहेंगे कि 100 चार्जेस वाली जो आपके पास डेंसिटी है ये ज़्यादा होगी, जबकि 10 चार्जेस वाली डेंसिटी क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, तो यूनिट लेंथ के अंदर जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसी आपके पास जो आपके पास डेंसिटी होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का नाम देंगे। तो अगेन डिफाइन कर लेते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय L। ठीक है, अगर आपके पास Q और L गिवन हो तो आप लैम्ब्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो लैम्ब्डा और टोटल लेंथ गिवन हो, देन यू कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज अलोंग दैट लाइन। ठीक है, तो आप टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली इस Q को कैलकुलेट करने के लिए हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास इस डेफिनेशन से भी आप Q कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चार्जेस एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है, अब हम सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस। ठीक है, इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सरफेस then such type of distribution is called surface charge density. For example, आपके पास ये शीट है और इस शीट के ऊपर मैं चार्जेस जो हैं ये प्लेस कर देता हूँ। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मैं चार्जेस को यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस कर देता हूँ और चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म और होमोजेनियस सेपरेशन इनकी बना देता हूँ। तो जो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशन के अलोंग होगी। ठीक है, लाइक अ शीट, अगर शीट के ऊपर आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और इस केस में जो आप डेंसिटी लेते हैं, ये डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ट्रीट की जाएगी और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा के साथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्ब्डा के साथ इंडिकेट किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिंबल नहीं दे देंगे, सिग्मा के साथ इंडिकेट कर देंगे और ये इक्वल होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया is known as surface charge density. Mathematically it can be written as sigma is equal to Q divided by A. ठीक है, यहाँ से भी अगर आप चार्ज को कैलकुलेट करें तो Q आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A। ये A जाके इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगेन चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप इस इक्वेशन में डाल सकते हैं और यहाँ पे जब आप Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास जो तीसरी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक क्यूब ले लेते हैं और इस क्यूब का वॉल्यूम है लेट से कैपिटल V। ठीक है, लेट से इसका वॉल्यूम है कैपिटल V और इस वॉल्यूम के ऊपर जो चार्जेस हैं ये आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट से जो इसका वॉल्यूम है ये वॉल्यूम V है और इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं इनको हम कैपिटल Q के साथ इंडिकेट कर देते हैं। तो जो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इनको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप क्या कहते हैं, इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ वॉल्यूम देन सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। And volume charge distribution, in case of volume charge distribution, the density is defined as volume charge density, charge per unit volume. ठीक है, charge per unit volume is known as volume charge density and it is denoted by rho. Mathematically it can be written as rho is equal to Q by V. From here you can calculate the value of Q
ठीक है, विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय V। इफ यू नाउ द वैल्यू ऑफ रो एंड द वैल्यू ऑफ V, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। अगर आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर A में पुट करेंगे, आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आप अगर गाज़ेस लॉ को अप्लाई करते हुए जो फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो वो जो टोटल चार्ज है वो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसमें ज़्यादातर जो चार्जेस हैं वो कहीं सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हम अगर कहीं कोई जो है वो इक्वेशन लगाएंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के अंदर हम नहीं जाएंगे, या इस बुक के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं होंगी, आसान से इक्वेशंस होंगी। तो ज़्यादातर ये इक्वेशन इस बुक के अंदर यूज़ की हुई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने कौन सी इक्वेशन लगानी है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। यहाँ से हमने सिग्मा को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि गाज़ेस लॉ तो किसी क्लोज सरफेस के ऊपर लगता है। ठीक है, तो लिहाजा अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लाइन, अलोंग द सरफेस, ठीक है, या किसी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्लोज सरफेस तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लोज सरफेस हम गाज़ेस लॉ को अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब वो जो क्लोज सरफेस है वो हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए ट्रीट कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम जो क्लोज सरफेस है वो हम स्फेरिकल शेप के अंदर ले लेते हैं, बाज़ औक़ात हम क्लोज सरफेस को सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात हम जो क्लोज सरफेस है वो उसको किसी डिफरेंट शेप के अंदर भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो जब हम एग्जांपल ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे हमें जो आसान होगी हम वही जो है वो लेंगे, शेप लेंगे, जिससे हम इजीली फ्लक्स को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ठीक हो गया, तो एक तो आपके पास ये मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर A। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं कि फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट A। एक तो डेफिनेशन फ्लक्स की ये भी थी, एक डेफिनेशन हमें गाज़ेस लॉ दे रहे, गाज़ेस लॉ की कहानी हमने तमाम कर दी, एक हमें जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी हमें फ्लक्स की डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, फाई इज इक्वल टू E डॉट A। अब देखें ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो आप राइट कर सकते हैं E डॉट A इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज हम इन मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे लिए इशू नहीं होगा। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि गाज़ेस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप की हो तो आप उनके रेलिवेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो लेट इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम फर्स्ट वन एग्जांपल पे आ जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, लेट से आपके पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर हो, तो आप उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीनिंग समझा देता हूं, फिगर देखिएगा। लेट से आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ये बाहर वाला हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर से मराद जस्ट लाइक अ फुटबॉल। ठीक है, आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्जेस जो हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, लेट से ये जो आपके पास हॉलो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस रेडियस को हम कैपिटल R कह देते हैं। हमने क्या ट्रीट किया, हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर ट्रीट किया और इस चार्ज स्फीयर का जो रेडियस है ये क्या है, कैपिटल R है, और जो चार्जेस हैं ये इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है,
हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस हॉलो स्फीयर के अंदर कैलकुलेट करना है। अंदर ये वाला रीजन जो है, इस रीजन में कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम ये करेंगे कि हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। फर्ज कर लें हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये पी पॉइंट कहाँ पे है? ये इस हॉलो स्फीयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, हियर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। हम स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली एक तो गाउस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा बेसिक डेफिनेशन से हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें हमने लगानी है, एक गाउस लॉ लगाना पड़ेगा और दूसरा बेसिक डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। गाउस लॉ के लिए हमें क्लोज सरफेस ट्रीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले हम क्लोज सरफेस ट्रीट कर लेते हैं। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस in the form of sphere r prime such that r prime is less than r। ठीक है, हमने क्या किया? हमने इसके अंदर एक और क्लोज स्फीयर ट्रीट कर लिया। एक क्लोज सरफेस है और ये सरफेस किस शेप के अंदर है? ये भी एक स्फेरिकल शेप के अंदर है। ठीक है, और ये जो क्लोज सरफेस है इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है r प्राइम, सच दैट r प्राइम इज लेस देन कैपिटल R। याद रखिएगा कि जो क्लोज सरफेस है ये उस पॉइंट को कंटेन करनी चाहिए जिस पॉइंट के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं ये उस पॉइंट को कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि हमने अंदर कैलकुलेट करनी थी तो हमने जो गॉसियन सरफेस है ये इनसाइड पे ले ली। अगर हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते तो हम जो गॉसियन सरफेस है वो इसके बाहर स्फेरिकल शेप के अंदर ले लेते। ठीक है, लेकिन उसका रेडियस क्या होता है? ये इस r से ग्रेटर होता है। ठीक है, बाई चांस हमने इनसाइड पे कैलकुलेट करनी है और इनसाइड पे हमने जो स्फीयर लेना है, ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने लेनी है, उसका रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? एक क्लोज सरफेस ट्रीट कर ली। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, ये कौन से सरफेस का चार्ज है? जो सरफेस गॉसियन कंटेन कर रही है। ठीक है, अब Q इक्वल टू क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस इनसाइड पे मौजूद है और गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। सारे का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर वाला जो स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो Q 0 पुट कर लेंगे, आपके पास फाई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरा काम हमने क्या करना होता है? बेसिक डेफिनेशन लगानी होती है। फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इक्वेशन 2 कह देते हैं। फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं, फाई कंपेयर हो गए, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, कंपेयर किया तो ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखेंगे दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या तो ई 0 के इक्वल होगा या ए 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो गॉसियन सरफेस है, यानी जो हमने अंदर एक स्फीयर ट्रीट किया था, उसका एरिया तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का स्फेरिकल जो सरफेस का एरिया होता है वो कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ये तो 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। तो लिहाजा अब एक ही चीज़ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब है क्या हुआ कि अगर एरिया 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि here A is not equal to 0 because Gaussian surface has some area. ठीक है, so electric field is equal to 0. So you can say that the interior of the hollow charge metal sphere is a field free region. इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस सारे के सारे वो शेल की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं तो अंदर वाला जो सारा एरिया होगा वो फील्ड फ्री रीजन बन जाएगा। यानी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द
हालो चार्ज स्फीयर, हालो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर वाला रीजन जो है ये फील्ड फ्री रीजन बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। एक्सरसाइज के अंदर यही सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ बलून, ठीक है, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल बलून। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बलून के अंदर कैलकुलेट करें। और ये पूछा हुआ है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बलून के अंदर जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप बताएंगे कि अगर बलून की सरफेस के ऊपर सारे चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, तो अंदर वाला सारा रीजन क्या हो जाएगा, ये शील्ड आउट हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये सारा टॉपिक आपने वहाँ पे लिखना है। सिर्फ वहाँ पे एक स्फीयर ट्रीट नहीं करना, वहाँ पे आपने स्फीयर को बलून के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, गौर कीजिएगा, आपके पास एक शीट है, ये आपके पास एक शीट है और ये शीट इनफाइनाइट डायमेंशंस तक एक्सटेंड कर रही है। ये शीट यहां से भी अपर डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर रही है, ये इस तरफ भी एक्सटेंड कर रही है, ये इस तरफ भी एक्सटेंड कर रही है, ये इस तरफ भी एक्सटेंड कर रही है। इनफाइनाइट शीट है, यानी आर डायमेंशंस में एक्सटेंड कर रही है। और इस शीट के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके, एक आपके पास शीट है जो कि इनफाइनाइट डायमेंशंस तक एक्सटेंड कर रही है और पॉजिटिव चार्जेस इस शीट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब चूंकि हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इस शीट की वजह से इस शीट के सामने किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, ये शीट से इतने डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस पे मौजूद है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शीट को हम मुकम्मल तौर पे तो पेज पे नहीं बना सकते, लिहाजा हमने शीट का एक छोटा सा पैच ट्रीट कर लिया, एक छोटा सा सेगमेंट ट्रीट कर लिया, हिस्सा ट्रीट कर लिया। जैसे आप देखते हैं ना, इस वक्त जिस शीट पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये शीट एक्सटेंड कर रही है, यहाँ से टॉप पे भी है, यहाँ से बिलो भी है, ठीक है, लेकिन आपको शीट का एक छोटा सा सेगमेंट नजर आ रहा है। इसी तरह से ये शीट इन्फिनिटी डायमेंशंस तक एक्सटेंड कर रही है, इधर से भी एक्सटेंड कर रही है, इधर भी एक्सटेंड कर रही है, टॉप पे भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी एक्सटेंड कर रही है। आपको उसका एक छोटा सा सेगमेंट मिल रहा है। ठीक है, इस शीट का जो सेगमेंट है, ठीक है, और इस का जो सेगमेंट है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और चार्जेस इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, चार्जेस इसके ऊपर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब देखेंगे कि चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप क्या कहेंगे, हियर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लगाई, यहाँ से आपने Q कैलकुलेट किया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमारे पास जो Q है ये तो मिल गया, गाउस लॉ को लगाएंगे। गाउस लॉ के लिए हम यहाँ पे क्लोज सरफेस ट्रीट करेंगे, ये क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ट्रीट करेंगे, ऐसा सिलेंडर जो इस शीट से क्या हो रहा है कि इस शीट से पास कर रहे हैं। ठीक है, इस शीट से इस तरह से पास कर रहे हैं कि ये पोर्शन आपको फ्रंट साइड पे नजर आ रहा है, देन ये शीट से पास करते हुए ये बैक साइड का आपको पोर्शन नजर आ रहा है। अब इस पॉइंट P पे आप क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो कि शीट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है।
इतने ही डिस्टेंस पे आप बैक साइड पे चले जाएं तो एक और पॉइंट है, इसको पी प्राइम पॉइंट कह देते हैं, या आइडेंटिकल पॉइंट है। जिस डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे ये पी प्राइम पॉइंट भी मौजूद है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी, चूंकि दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं इस चार्ज से। ठीक हो गया। तो ये हमने क्लोज सरफेस किस फॉर्म में ट्रीट की, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ट्रीट की। जो सिलेंड्रिकल शेप इस शीट में से क्या कर रही है, पास कर रही है। हमने यहाँ पे कोई और शेप क्यों नहीं ली, क्योंकि हमारे लिए आसानी थी कि हम इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली। तो देखेंगे चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया था। बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे गाउस लॉ की, phi इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज की वैल्यू आपके पास है सिग्मा ए उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो phi की वैल्यू आ गई 1/ε0 टाइम टू द सिग्मा ए। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब हमने एक इक्वेशन तो बना ली, अब काम क्या रहता है, अब हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है बेसिक डेफिनेशन से, यानी phi इज इक्वल टू ई डॉट ए से। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस क्लोज सरफेस के डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है, देन सबको ऐड करना है, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, इसी शीट का हम साइड व्यू ले लेते हैं। आपके पास ये शीट थी जो कि इनफाइनाइट डायमेंशंस तक एक्सटेंड कर रही थी और पॉजिटिव चार्ज इस पे मौजूद हैं। यहाँ से टॉप की तरफ भी जा रही है, बॉटम की तरफ भी जा रही है, यहाँ से अपवर्ड भी आ रही है, यहाँ से डाउनवर्ड भी जा रही है। ये एक सिलेंडर है जो इसमें से पास कर रहा था, सिलेंड्रिकल शेप है, और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है P प्राइम पॉइंट है। P और P प्राइम पॉइंट इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे मौजूद हैं। ठीक है, इस वाले साइड का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या देते हैं, ये A है। इस साइड का भी एरिया आपके पास क्या है, A है। क्योंकि सिलेंडर सेम है तो दोनों साइड का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब इस साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E कह देता हूँ। इस साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी मैं E कह देता हूँ, क्योंकि E बराबर होती है KQ डिवाइडेड बाई R। ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, इस चार्ज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इस चार्ज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। रेडियस के सेम होने से, डिस्टेंस के सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ की क्या होगी, सेम होगी। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे और इस साइड पे क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। आपने देखा होगा कि अगर इस तरह की दो शीट्स हों, शीट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो आपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इस तरह से ड्रा की थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। इस तरह से आपने ओरिजिनेट की थी। ठीक है, तो लेट्स से ये वही शीट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना ली, दूसरी तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मेंशन कर ली, कोई फ़र्क नहीं है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अगर आप देखें तो इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर एरिया की डायरेक्शन भी यही है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन भी यही है। अब जो आपके पास कर्व सरफेस बचती है, साइड वाली कर्व सरफेस का कोई भी पैच ले लें, वहां पे एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन डिफरेंट जो सरफेसेस हैं उनके लिए हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। एक आपके पास फ्लक्स इस साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, एक फ्लक्स इस साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, और एक फ्लक्स होगा ऑल कर्व सरफेस के लिए। ठीक है,
एक फ्लक्स होगा इस साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट फेस के लिए, एक फ्लक्स होगा इस साइड के लिए और एक फ्लक्स होगा कर्व सरफेस के लिए। लेफ्ट साइड के लिए जो फ्लक्स होगा इसको φ1 कह देते हैं, इस साइड वाले फ्लक्स को φ2 कह देते हैं और इस फ्लक्स को हम क्या कह देते हैं, इसको φ3 कह देते हैं। तो टोटल फ्लक्स होगा कि φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, अब देखें लेफ्ट फेस का फ्लक्स होगा E डॉट ए, ठीक है, और राइट का क्या होगा E डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम, ठीक है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि डिस्टेंस सेम है P और P प्राइम पॉइंट का, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। एरिया भी सेम है चूंकि सिलेंडर एक है, इसलिए E डॉट ए इधर भी होगी, E डॉट ए इधर भी होगी, प्लस इसके लिए E प्राइम ए प्राइम मैंने नाम अलग दे दिए। ठीक है, अब देखेंगे कि ई ए कॉस थीटा, इधर एंगल 0 था, इधर भी एंगल 0 था और इधर एंगल 90 था, इसलिए cos 90 होने की वजह से ये टर्म 0 चली जाएगी, ये बनेगा ई ए प्लस ई ए, ये बन गया 2 टाइम ई ए। ठीक है, अब ये आपके पास दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, फ्लक्स को कैलकुलेट किया, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी φ इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द सिग्मा ए, जो कि हमने बना के रख दी थी। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो 2EA इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द सिग्मा ए, यहाँ से A और A आपस में कैंसिल हो जाएगा और 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज के करीब किसी पॉइंट P पे जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन हमें ये बात बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वन फैक्टर सिग्मा। ये किस पर डिपेंड करती है, सिग्मा पे। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अब सिग्मा है क्या, सिग्मा आप जानते हैं ये बराबर था चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि हमने ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये लिया था। इसका मतलब है कि सिग्मा फर्दर आगे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज को कांस्टेंट रख के अगर एरिया को कांस्टेंट रख के चार्जेस को डबल करते जाए, देखें फिर से, एरिया कांस्टेंट, चार्ज डबल, ठीक है, तो सिग्मा डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। ओके, मैथमेटिक्स क्या कहती है, एरिया कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट रख दें तो चार्ज को डबल कर दें तो सिग्मा डबल हो जाएगा, सिग्मा डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी। चलिए आप दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, चार्ज को कांस्टेंट कर दें और एरिया डबल कर दें। ठीक है, एरिया डबल करने से सिग्मा हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो ये आपके पास इसका रिलेशन था। और अब चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर आपके पास क्वांटिटी है, तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको हम वेक्टर नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर लें। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देंगे, तो लास्ट पे एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी अटैच करेंगे, जो यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर होगी, ये हमेशा उस प्लेन, उस शीट के परपेंडिकुलर होगी जिस शीट से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो रही होंगी, इमर्ज आउट हो रही होंगी। ठीक है, यानी आर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर होगा, आर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो आर यूनिट वेक्टर है ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस फिगर पे आ जाए, तो यहाँ पे भी आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है यहाँ से आउटवर्ड, तो एरिया भी किधर होगा, यहाँ से आउटवर्ड था। ठीक है, तो हमने cos 0 लिया था, इसलिए मैक्सिमम आपके पास क्या था, फ्लक्स था,
तो लिहाजा लाइंस इधर से ही बाहर इमर्ज आउट हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी और जो आर यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ये इस शीट से परपेंडिकुलर इमर्ज आउट हो रही होगी जिस शीट पे ये पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, मजीद डिटेल के लिए बुक के टेक्स्ट को फॉलो कीजिएगा। यहाँ तक हम आज के लेक्चर को स्टॉप करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।